So I'm here with my next video. In the continuation with my first video, the next topic is financial leverage. So today we will discuss what is financial leverage. In our last video, we discussed what is capital structure. Financial leverage refers to the proportion of debt in the overall capital of the company. आपको याद होगा हमने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्कस किया था. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द proportion of debt and the proportion of equity in the overall capital of the company. कंपनी के पूरे कैपिटल में कितना अमाउंट डेट का है और कितना अमाउंट इक्विटी का है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर में जो एक थिन लाइन होती है, एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो क्या होता है. This proportion of debt in the overall capital. If you remember the definition of capital structure, it was the proportion of debt and the proportion of equity in the overall capital of the company. But here is the proportion of debt and in the overall capital of the company. We are not talking about equity, we are only talking about debt. Formula is as same as of capital structure. Financial leverage equals to debt upon equity. Okay, we are not talking about equity here. That means ये जो equity है ये क्या है. Financial leverage का मतलब हुआ डेट का कितना प्रोपोर्शन है पूरे कैपिटल में. डेट अपॉन दिस इक्विटी डज नॉट मीन्स इक्विटी. वी आर नॉट टॉकिंग दिस इक्विटी डज नॉट मीन्स ओनर्स फंड. नो, इट मीन्स ओवरऑल कैपिटल. दैट मीन्स डेट प्लस इक्विटी. इफ लेट्स से आपको कैलकुलेट करने को आ गया कि फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, आपको डेट का अमाउंट गिवन और इक्विटी का गिवन है, तो आप डेट को इक्विटी से डिवाइड नहीं करोगे. आप डेट को किससे डिवाइड करोगे. डेट को यू विल डिवाइड विद डेट प्लस इक्विटी. दैट मीन्स दिस इक्विटी इज नॉट ओनर्स फंड. दिस इक्विटी इज द ओवरऑल कैपिटल. दैट मीन्स डेट प्लस इक्विटी. ओके, so this is a thin line, this is the minute difference between financial leverage and capital structure. Capital structure क्या था? The proportion of debt and the proportion of equity in the overall capital of the company. पूरे पैसे में कंपनी के पूरे कैपिटल में कितना डेट और कितना इक्विटी डिवाइड करके कैपिटल स्ट्रक्चर निकलता है. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है. फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है द proportion of debt in the overall capital. We don't talk about equity in financial leverage. That means this equity is not actually owner's fund. It is, this equity stands for debt plus equity. That means ये equity क्या है. ये equity पूरा capital है कंपनी का. Debt divided by company's overall capital, we get financial leverage. Now continuing ahead, when we talk about the case 1, that is return on investment is greater than rate of interest. Pay attention everyone, we have to do this very properly, to listen very properly. This is very important topic. numerical portion एक ऐसा portion है जिसमें जनरली बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो आप ध्यान से देखें. पहला केस क्या है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, क्या करना है, कुछ नहीं करना. आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना है. राइट, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ये क्वेश्चन लिया है. ठीक है, हम खुद ही क्वेश्चन लिखेंगे और खुद ही इसको सॉल्यूशन देंगे. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करा हमने, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसा आंसर लिखना होता है. राइट, पहला है हमने एग्जाम्पल दिया है. हमने क्या किया, हमने 3 सिचुएशंस लेंगे. सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3. ओके, व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन टोटल कैपिटल सेम इन ऑल द 3 सिचुएशंस. 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख. हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन ली है कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, यानी कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख. तीनों सिचुएशन में 50 लाख ही है. राइट, वी ऑल नो हाउ कैन वी ऑब्टेन द टोटल कैपिटल. कहाँ से ला सकते हैं, वी हैव 2 सोर्सेज, ईदर डेट और इक्विटी. हमने लिख लिया डेट और इक्विटी. ओके, नाउ इन सिचुएशन 1 व्हाट वी हैव डन, हमने माना है, हमने एज्यूम किया है कि कंपनी डेट से कोई भी पैसा रेज नहीं कर रही, यानी कि डेट से क्या है, नील है कैपिटल. कंपनी डेट से कोई पैसा रेज नहीं कर रही. सिचुएशन 2 में गए, डेट हमने थोड़ा बढ़ा दिया, कितना ले लिया, 10 लाख. सिचुएशन 3 में हमने और बढ़ा दिया, 20 लाख कर दिया. नाउ यू ऑल नो टोटल कैपिटल माइनस डेट क्या आ जाएगा हमारा, जो बचा हुआ पैसा जो डेट से नहीं लिया, बचा हुआ कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियसली इक्विटी से लाएंगे. 50 लाख माइनस नील, यानी अगर डेट से हम कुछ नहीं लाए तो सारा का सारा कहाँ से लाए, इक्विटी से लाए. राइट, 50 लाख माइनस नील, वी गॉट 50 लाख.
50 lakh minus 10 lakh, we got 40 lakh. 50 lakh minus 20 lakh, we got 30 lakh equity. Okay. Now we all know what do we pay on debt. Borrowed fund पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं. तो हमने एज्यूम कर लिया इंटरेस्ट रेट कितना है 10% इन ऑल द थ्री सिचुएशंस. अब आपको मालूम है कि अपनी इनकम पे हमें क्या टैक्स पे करना पड़ता है? ऑब्वियसली टैक्स पे करना पड़ता है. टैक्स रेट भी हमने एज्यूम कर लिया 30%, 30%, 30% ऑल द थ्री सिचुएशंस. राइट. नाउ most important thing, most important figure, EBIT. What is EBIT? Earning before interest and tax. कंपनी की कमाई इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से बिफोर यानी कि पहले कंपनी की जो कमाई है वो कितनी हमने ज़ूम कर ली 7 लाख. नाउ वन क्वेश्चन हियर which must be coming in your mind that why we have taken EBIT as 7 lakh only. Can we change this figure? Surely we can do that, but why I have taken this as 7 lakh, I will be clearing it later on. Okay, so just now for now, as of now, you can assume EBIT as 7 lakh. Okay. Now what is EBIT? Earning before interest and tax. इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कंपनी की कमाई कितनी है? बेटा आपको मालूम होगा कि इंटरेस्ट पे करना डिबेंचर होल्डर्स को और टैक्स पे करना गवर्नमेंट को क्या होता है? कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशंस होती है. एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है. इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. ये पे करना जरूरी यानी कि हमारे क्लेमेंट्स के अंदर आते हैं जो हमें पे करने ही करने हैं भले ही कुछ भी हो जाए. तो यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर हमारा इतना है दैट इट इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर पेइंग दी बिफोर क्लियरिंग द क्लेमेंट्स. अभी हमने क्लेमेंट्स को क्लियर नहीं करा है. अभी हमारा टैक्स भी बचा है इंटरेस्ट भी बचा है यानी कि हमें इनको पे करना है. अभी बाकी है ये. ठीक है. ये इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से बिफोर है. व्हाट इज दैट? 7 लाख 7 लाख 7 लाख. ठीक है. यानी कि हमने अपने क्वेश्चन में 5 फिगर्स एज्यूम कर लिए. टोटल कैपिटल, डेट, इक्विटी, इंटरेस्ट, टैक्स रेट एंड EBIT. हम डेट लिखेंगे पहले. ठीक है. टोटल कैपिटल लिख लिया. डेट को पहले नीचे से लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा रेस करेंगे, फिर इक्विटी माइनस करके आ जाएगा. डेट पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट रेट 10% एज्यूम कर लिया. टैक्स रेट पे करेंगे 30% एंड EBIT वी हैव टेकन एज 7 लाख. दिस वॉज अप टू हियर इट वॉज योर क्वेश्चन जो आपको एज्यूम करके तीनों सिचुएशंस में लिखना है. ठीक है बेटा. तीनों सिचुएशंस में आई थिंक आप देख सकते होंगे कि सब चीज़ें बहुत सिमिलर है. ठीक है. देयर इज ओनली अ माइन्यूट डिफरेंस इन ऑल थ्री सिचुएशंस. आई थिंक यू कैन सी दैट. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द proportion of debt and equity. Everything, these figures are exactly same. Total capital is exactly same. What is changed? Only the proportion of debt and equity. That means the only difference in the three situations is of कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. यहाँ निकालेंगे डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है. यहाँ पे इक्विटी ज़्यादा है, थोड़ा कम है और थोड़ा कम है. डेट और इक्विटी के फिगर्स अलग अलग है, प्रोपोर्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से सिर्फ तीनों सिचुएशंस में इतना डिफरेंस है कि कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों का अलग है. अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर. बिल्कुल सेम है. बिल्कुल हमारा सारे फिगर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल अनचेंज रहेंगे. ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी विल चेंज. नाउ व्हाट वी विल डू? हमने यहाँ क्वेश्चन छोड़ा EBIT से. ठीक है. EBIT तक छोड़ा है. अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे. EBIT से ही शुरू करेंगे. ठीक है. EBIT कितना है? 7 लाख. नाउ लुक हियर. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कंपनी का प्रॉफिट बिफोर यानी कि पहले इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कितना है? 7 लाख रुपीज. ओके. अब देखो, आप लॉजिकली अगर देखना चाहते हैं या आप लर्न करना चाहते हैं कि क्या पे करना है, तो मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर देती हूँ. क्योंकि यहाँ पे आई पहले आ रहा है तो हम इंटरेस्ट पहले पे कर देंगे अगर आपको लर्न करना है. अगर आपको लॉजिकली क्लियर करना है तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि पहले इंटरेस्ट क्यों माइनस करा. ये लॉजिक रिलेटेड है हमारे क्लास 11 से. क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो कंपनी का क्या होता है? खर्चा होता है. और डिविडेंड जो हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पे करते हैं दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. ओके. इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली कि जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो कंपनी का खर्चा होता है, उस पर हम टैक्स पे नहीं करते. दिस इज द रीजन व्हाई वी आर पेइंग इंटरेस्ट बिफोर टैक्स.
टैक्स बाद में देंगे, इंटरेस्ट पहले देंगे कि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, पहले पे कर दो और जो बच जाएगा अमाउंट उस पर टैक्स देंगे। ये रीज़न है किसके बिहाइंड कि हम इंटरेस्ट पहले क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर दी कंपनी। ओके, अगर आपको याद रखना है तो आई पहले आ रहा है, पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। नाउ लुक हियर, ध्यान से करेंगे, कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंटरेस्ट कितना है, ध्यान से देखें, 10%। ओके, किस पे करेंगे 10%? आपको मालूम है इंटरेस्ट किस पे करते हैं, डेट पे यानी बोरोड फंड पे। लुक हियर, 10% ऑफ निल विल बी निल। ओके, माइनस किया हमने 7 लाख में से, निल माइनस किया यानी 7 लाख में से कुछ भी नहीं किया, क्या बचेगा 7 लाख। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू पे, अब इंटरेस्ट पे कर दिया, अब क्या पे करना है हमें, टैक्स पे करना है। कितना परसेंट है, 30%। किस पे करेंगे, जो इंटरेस्ट देने के बाद अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे कोइंसिडेंटली इंटरेस्ट तो कुछ था ही नहीं, तो 7 लाख ही आया। मान लो यहाँ पे 6 लाख आता, सो 6 लाख पे 30%। याद रखना है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स रेट जो टैक्स पे करना है किस पे करना है, जो इंटरेस्ट माइनस होने के बाद अमाउंट आएगी। ओके, 30% ऑफ 7 लाख 2,10,000 माइनस करेंगे, विल गेट 4,90,000। नाउ व्हाट इज दिस 4,90,000? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EAIT, कंपनी का अर्निंग्स, कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद। हम पहले बिफोर था, लेकिन हम हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, हमने टैक्स भी पे कर दिया। अब जो कंपनी की अर्निंग्स हुई इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद कितनी है, वो 4,90,000। यानी व्हाट इज दिस 4,90,000? दिस इज EAIT। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे EPS, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर। व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि मैंने एक शेयर पे कितना कमाया। लेट्स से आई एम अ इन्वेस्टर, ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, तो मुझे जो एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उसको क्या बोलूँगी मैं, अर्निंग पर शेयर। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, वेरी सिंपल, इट्स हियर EAIT, कंपनी की कमाई इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद कितने हैं, 4,90,000। ठीक है, आपको पता है बेटा, जो कंपनी के पास सरप्लस बच जाता है, कंपनी क्या करती है, उसका जो सरप्लस बच जाता है, वी हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, व्हाट डू वी डू, ईदर वी कीप सम अमाउंट ऑफ दिस EAIT in the form of retained earnings, or what we can do, we can distribute it in the form of dividend to equity shareholders। हम जो कंपनी के पास सरप्लस बचता है, आपको याद होगा, अगर मैं आपको रिकॉल करा दूँ, यहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लेमेंट्स को पे करते हैं। यानी क्लेमेंट्स मतलब जिनको पे करना ज़रूरी है, लीगल ऑब्लिगेशंस है जो हमारे, पे करने के बाद जो हमारा सरप्लस बचता है, ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स रखेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम इसको, सेल्फ फाइनेंसिंग क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कुछ पैसा बचा के रख सकते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड किसको दे सकते हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। ये जो कंपनी का सरप्लस बच गया क्लेमेंट्स को देने के बाद, इंटरेस्ट और टैक्स क्लेमेंट्स थे हमारे, लीगल ऑब्लिगेशन से हमने पे कर दिए। अब जो हमारा EAIT बचा, हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम कुछ भी रिटेन अर्निंग्स नहीं रख रहे, हम सारा का सारा सरप्लस किस में बांट देंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, 4,90,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी शेयर होल्डर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, कितने शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे, ऊपर देखेंगे, ऊपर जाके हमारे पास इक्विटी कितना लिखा है, 50 लाख। ओके, व्हाट इज इक्विटी, शेयर कैपिटल हमारा, जो शेयर से रेज करा है हमारा, कितना है शेयर कैपिटल, 50 लाख। व्हाट इज दिस 50 लाख, शेयर कैपिटल, जो शेयर्स इशू करके कैपिटल आती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। कितना पैसा आया शेयर्स इशू करके, 50 लाख। ब्रैकेट में इसको बाइफरकेट करेंगे, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ेंगे आप शेयर्स चैप्टर में, क्या लिखते हैं, बाइफरकेट करते हैं इसको। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। दिस इज व्हाट, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, 10 रुपीज़ इज द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अगर 50 लाख रुपीज़ हमारी शेयर कैपिटल है और 10 रुपये अगर एक शेयर की फेस वैल्यू है, कितने शेयर होल्डर्स होंगे, 5 लाख शेयर्स होंगे हमारे पास, 5 लाख शेयर होल्डर्स होंगे, राइट।
So what we'll write in bracket, assuming the face value of each share as 10 rupees, we'll write 5 lakh shares of rupees 10 each. Multiply करेंगे क्या आ जाएगा 50 lakh. ये क्या है? What is this? Share capital. This is what? Number of shareholders. This is what? Face value of each share. Okay. So what we have got? कितने shareholders हैं हमारे पास? 5 लाख. हमें जो चाहिए था हमें मिल गया. यानी कि ये जो 4,90,000 रुपए हैं किसमें बटेंगे हमारे 5 लाख शेयर होल्डर्स में. 4,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख. You will calculate it. You will get 0.98. What is this 0.98? This 0.98 is EPS. एक शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिला? एक शेयर पे 0.98. अब लेट्स से मेरे पास 10 शेयर्स है कंपनी के. आई विल गेट 0.98 into 10. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना रिटर्न मिला, कितने डिविडेंड मिला, कितनी कमाई हुई उसकी 0.98. Okay, what we have done, we have divided this amount by number of shareholders. How we have got the number of shareholders? As shown. Okay, same thing will be repeating with the other two situations also. Doing it very quickly. What we'll do, 7 लाख लिख लिया हमने, माइनस करेंगे इंटरेस्ट. ठीक है, ये क्या है? EBIT. पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे. यहाँ देखें 10% किसका माइनस करेंगे? इंटरेस्ट हमेशा याद रखना है डेट पे देते हैं. डेट देखो 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख. 6 लाख आ गया. क्या पे करेंगे? टैक्स. कितना? 30%. मैंने आपको बताया था टैक्स हमेशा जो इंटरेस्ट देने के बाद अमाउंट आएगी उस पर पे करेंगे. 30% ऑफ 6 लाख 1,80,000. क्या आ गया हमारा? EAIT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कितना आ गया हमारा? 4,20,000. यानी कि हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया. ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? EPS. कैसे निकालेंगे? ये जो अमाउंट बचा है, ठीक है, सरप्लस 4,20,000 कितने लोगों में बच जाएगा? जितने शेयर होल्डर्स होंगे. राइट. अब बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों को. बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे. क्या करते हैं? दे डिवाइड इट विथ 5 लाख ओनली. यहाँ भी 5 लाख से, यहाँ भी. पर आपको ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अलग है. ऊपर देखेंगे कितना है शेयर कैपिटल? 40 लाख. सेम करेंगे, वैसे रिपीट करेंगे. 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. डिवाइड करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे हम? इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से. अगर 10 रुपए का एक शेयर है, कितने आ गए? 4 लाख शेयर्स. ब्रैकेट में लिखा 4 लाख शेयर्स at the rate of ₹10 each. 10 rupees is the face value of each share. 4 lakh is the number of shares and 40 lakh is share capital. यानी कि 4,20,000 रुपए कितने लोगों में बटेंगे? कितने शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे? यहाँ 5 लाख थे, यहाँ पे 4 लाख है. डिवाइड करेंगे, we will get EPS as 1.05. ठीक है, EPS आ गया. Repeating it with the third situation also. 7 लाख ले लिया EBIT, माइनस करा क्या? इंटरेस्ट. देखेंगे इंटरेस्ट 10% किस पे? डेट पे. 20 लाख पे 10% ऑफ 20 लाख 2 लाख. आ गया 5 लाख. ठीक है, अब क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे. टैक्स कितना है? 30%. 30% किस पे करेंगे? याद रखना है जो इंटरेस्ट देने के बाद अमाउंट आई है. कितनी आई है? 5 लाख. 30% ऑफ 5 लाख 1,50,000. 3,50,000 वी हैव गॉट माइनस करके. अब ये 3,50,000 क्या है? दिस इज EAIT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्या करेंगे? इसको बांट देंगे शेयर होल्डर्स में. कितने शेयर होल्डर्स है? ऊपर आ जाओ. 30 लाख. क्या लिखेंगे? 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. अगर 10 फेस वैल्यू है एक शेयर की, 3 लाख शेयर्स है, तभी हमारा शेयर कैपिटल क्या आया? 30 लाख. ओके, डिवाइडिंग इट विथ 3 लाख. शेयर होल्डर्स कितने थे? 3 लाख. डिवाइड कर दिया 3,50,000 को 3 लाख से. विल गेट EPS एज 1.16. Okay, so what we can conclude out of it? ये हमने क्या किया है? हमने एक एग्जाम्पल दिया है जो हम एक फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का केस पढ़ रहे हैं. पहले हमने पढ़ा फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, फिर हमने पहला केस पढ़ा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. ओके, व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. पहले हमने क्या किया? एक एग्जाम्पल लिया. एग्जाम्पल में खुद हमने एज्यूम करी हमने वैल्यूज़. फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसको सॉल्यूशन करा, इसको सॉल्व करा. हमारे पास EPS आ गया 0.98, 1.05 एंड 1.16. ओके, नाउ वी विल कंक्लूड. हमने क्या कंक्लूड करा? जैसे जैसे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ता गया, क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था सिर्फ डेट बढ़ रहा है, इक्विटी कम होता जा रहा है, यही डिफरेंस है.
जैसे जैसे डेट बढ़ता गया, पहले डेट नील था, फिर वो 10 लाख हुआ, फिर 20 लाख, जैसे जैसे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ता गया वैसे वैसे ईपीएस भी बढ़ता गया। ये हमने ऑब्जर्व किया, राइट? हमने क्या ऑब्जर्व किया अपनी कैलकुलेशन से? एज डेट इंक्रीजेस ईपीएस ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड वी ऑल नो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर होल्डर की कमाई। अगर एक शेयर होल्डर को ज़्यादा कमाई हुई, दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या था? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हमें तो इक्विटी शेयर होल्डर का ईपीएस बढ़ाना ही है, ठीक है? अगर डेट बढ़ने से ईपीएस बढ़ रहा है, दैट मीन्स ऑल द शेयर होल्डर्स आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। बहुत अच्छी सिचुएशन है ये तो। दैट मीन्स डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ रहा है, शेयर होल्डर्स खुश हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, दैट मीन्स वी शुड गो फॉर डेट। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो हम हमेशा डेट के लिए जाएंगे, अगर डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ रहा है, शेयर होल्डर्स हैप्पी हैं, बहुत अच्छी बात है, तो हम इक्विटी के लिए जाएंगे ही क्यों? Why will go for equity? Will not go for equity. But no, this is not correct. हम सिर्फ डेट के लिए कभी भी नहीं जाएंगे, हमने पहले भी पढ़ा था, राइट? डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं। ऐसा सिर्फ तब होगा जब क्या सिचुएशन होगी? जब सिचुएशन होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स द सिचुएशन इज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। जब सिचुएशन हो गई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर सिचुएशन हो गई, उल्टी सिचुएशन हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ेगा नहीं, ईपीएस घटना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर ऐसा हमेशा होगा तो हम डेट के लिए जाएंगे, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा सिर्फ कब होगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ वी विल मेक वर्किंग नोट, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे डेट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ रहा है, हम प्रूव कर लेते हैं कि क्या ये सिचुएशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला है हमारा EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। वी हैव गॉट द फॉर्मूला। जैसे हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, कितना पैसा कमाया अपॉन कितना पैसा लगाया इंटू 100, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हमने रिटर्न है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। EBIT 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, सब दिया हुआ है। 7 लाख EBIT था, टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख थी इंटू 100, क्या आ गया? 14%. Hence, we have proved that this is the situation of favorable financial leverage. Return on investment is 14%, which is greater than rate of interest. कितना लिया था? 10%. यानी कि फिगर बड़ी है. That means it is the case of favorable financial leverage. That means जब favorable financial leverage आपको याद रखना है, favorable financial leverage होगी, that means return on investment is greater than rate of interest. तो क्या होगा? डेट बढ़ाने से EPS बढ़ेगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब मैंने आपको चीज़ बोली थी कि मैं आपको बताऊंगी कि 7 लाख क्यों लिया है। इधर देखो, मैंने 7 लाख इसलिए लिया है, हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 40 करेगा। अगर मैं इसको ले लूँ 4 लाख, क्या होगा? 4 2 जा 8, विच विल बी लेसर देन 10%, तो हमारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। मैंने इसको बड़ा बनाना है 10 से, राइट? इसको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज बनाना है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट एज 7 lakh. You can even take 8 lakh, 8 to the 16, which is also greater than rate of interest, that is 10%. So that's why this is the reason why I took EBIT as 7 lakh.